अपने सवाल की शुरुआत मैं प्रीतम सिंह जी आप ही से करना चाहूँगी। पहला सवाल मेरा यही है कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति को आप इस वक्त कहाँ देखते हैं? कांग्रेस पार्टी की वर्तमान में जो स्थिति है वो बहुत मजबूत है। चुनाव में हार जीत एक सिक्के के दो पहलू हैं। जब हम चुनाव मैदान में जाते हैं, कभी हम हारते हैं, कभी जीतते हैं। हार जीत से किसी भी राजनीतिक दल का आकलन करना मैं समझता हूँ कदापि उचित नहीं है। कांग्रेस मजबूत है और मजबूती के साथ इस प्रदेश की जो ज्वलंत समस्याएं हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उनको उठाने का काम कर रही है और उत्तराखंड के लोगों के साथ मिलकर के संघर्ष के रास्ते में आगे बढ़ने का काम कर रही है। कांग्रेस की हार के बाद संगठन में भी बदलाव हुए, वो बदलाव क्या आपको लगता है कि सकारात्मक बदलाव है? देखिए, ये अधिकार प्रीतम सिंह में निहित नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेता है किस व्यक्ति को क्या जिम्मेदारी सौंपती है और जिन साथियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के एक एक साथी का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम सब लोग मिलकर के संघर्ष के इस दौर में जो उत्तराखंड की पीड़ा है, जो उत्तराखंड के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को सामने रख करके संघर्ष करने का काम करें और जो हमारे साथी नेतृत्व कर रहे हैं उनकी अगुवाई में हम राज्य के अंदर कांग्रेस को मजबूत करने का काम करें। प्रीतम जी, मेरा एक सवाल है कि अभी सरकार 100 दिन की उपलब्धियां बताना शुरू कर दिया है। अभी हालांकि 100 दिन पूरे होने में 1-2 दिन होंगे और मुख्यमंत्री जी को तो 1 साल हो जाएगा 4 जुलाई को। अगर हम निरंतरता में देखते हैं तो 1 साल हो जाएगा। नई सरकार है और उसके बाद तो 100 दिन पूरे हो रहे हैं, उपलब्धि है। अभी बजट सत्र भी था और आपने तो खैर बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। आप यूपी के समय से विधानसभा के माननीय सदस्य रहते आए हैं, निर्बाध तरीके से जीत रहे हैं, तो ये जो 100 दिन की उपलब्धि है ये क्या है? देखिए, सरकार अगर 100 दिन की उपलब्धि गिनाती है तो मैं इससे कदापि सहमत नहीं। 2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड के लोगों ने प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया और उसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में भी फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस सूबे के अंदर स्थापित हुई है। 100 दिन के कार्यकाल को हो सकता है सरकार जो है बड़ी बड़ी उपलब्धियों के साथ अपनी उपलब्धियां गिनाने का काम करें, लेकिन मैं कह सकता हूं कि 100 दिन में सरकार 2.5 कोस भी नहीं चल पाई। अरविंद पांडे जी, 2.5 कोस भी नहीं चल पाई है, क्या कहेंगे इस पे? इस कॉन्क्लेव में उपस्थित हमारे बड़े भाई प्रीतम सिंह जी, हमारे बहुत वरिष्ठ हैं, अजीत भाई, सम्माननीय बहन जी, उपस्थित सभी भाइयों बहनों और आपके चैनल के माध्यम से मुझको जो लोग प्रदेश के सुन रहे हैं, आप सबको साधुवाद। आपके प्रश्न में बड़े भाई प्रीतम जी ने सरकार के 100 दिन के काम को लेकर कहा कि 100 दिन चले 2.5 कोस। ये गांव के मुहावरे बने हुए हैं और इसका प्रयोग करना भी चाहिए। और प्रीतम भाई ने, ये आप भी जानते हैं कि जो 100 दिन की गवर्नमेंट की उपलब्धि है वह बेमिसाल है, लेकिन आप विपक्ष में बैठे हैं। विपक्ष नीतिगत, दलगत सरकार की आलोचना करना इनकी जिम्मेवारी है। या उसी कड़ी में आपने कहा 100 दिन चले 2.5 कोस, लेकिन इसे सरकार ने इससे बहुत आगे जाके काम किया है। यह प्रदेश की जनता कभी सोच नहीं सकती थी कि देश के अंदर गांव-गांव से मांग आती थी कि देश के अंदर सिविल कोड लागू कब होगा। हिंदुस्तान के अंदर इतिहास बनाने का काम किसी ने किया है तो उत्तराखंड की जनता की चुनी हुई सरकार पुष्कर सिंह धामी जी की
योग्य नेतृत्व में सिविल कोड का काम करने का हमारी गवर्नमेंट ने काम किया है। इतने कम समय में ड्राफ्ट कमेटी भी बना दी। यह छोटे मोटा इतिहास नहीं है, बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम है। भाइयों बहनों, बजट हमेशा प्रदेश का पास होता है विधानसभा के अंदर, और प्रीतम भाई तो योग्य आदमी हैं। हम लोग इनसे बहुत कुछ सीखते हैं सदन में, पक्ष विपक्ष के नाते, और भगवान की कृपा है कि हमको तो पक्ष विपक्ष दोनों बैठने का मौका मिला है, और हम पक्ष में भी इनके भाफर सुनते आए हैं और विपक्ष में भी सुनते आए हैं। लेकिन पहली बार उत्तराखंड प्रदेश के अंदर जो बजट बनना चाहिए वह आम जनता के सहयोग से बनना चाहिए। आम जनता जो चाहती है वह अपने सुझाव दे। हमारी गवर्नमेंट ने खुले मन के साथ। लेकिन पांडे जी एक मैं मिनट के लिए आपको रोकूंगा, क्योंकि ये सवाल दूसरा चला गया है और ये बजट पे चला गया। और यूसीसी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात कर रहे थे अभी कि हमने ऐतिहासिक काम किया, मुझे याद है कि यहाँ मतदान था और मतदान से ठीक एक दिन पहले प्रीतम सिंह जी, आपको भी याद होगा कि मुख्यमंत्री जी का एक वक्तव्य आया था कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। यानी फरवरी में चुनाव था और जून खत्म होने को है, और ड्राफ्टिंग कमेटी की एक बैठक भी नहीं हो पाई जो ड्राफ्ट करेगी उस कानून को, एक बैठक भी। देखिए, जब हम चुनाव में जाते हैं तो चुनाव में 5 वर्ष का सरकार का जो कार्यकाल रहता है उसमें हमने इस प्रदेश को क्या दिया, उन मुद्दों को लेकर के हम जाते हैं। लेकिन वर्तमान समय में जो राजनीति है वो राजनीति विकास के नाम पर नहीं है कि क्या हमने हासिल किया इन 5 वर्षों, उसके आधार पर नहीं है। प्रीतम सिंह जी, ये यूसीसी वाला जो है, मैं उसी पे आ रहा हूँ। जब चुनाव चल रहा था ना तो भारतीय जनता पार्टी के चुनावी एजेंडे में इसका जिक्र था, ना कहीं पर कोई बात थी। और मैं महसूस करता हूँ, और शायद संभवतः उत्तराखंड की जनता भी महसूस करती होगी, कि जब भारतीय जनता पार्टी को ये लगने लगा कि हम कदापि इस रण में पिछड़ सकते हैं, तो उन्होंने ये पासा फेंकने का काम किया। वो जीते हैं, वो सरकार में हैं, हम उनको बधाई देते हैं, लेकिन जो मूलभूत बातें इस उत्तराखंड की है उस पर क्यों बात नहीं हो रही है। अभी हमारे बहुत ही सम्मानित साथी अरविंद पांडे जी ने जिक्र किया कि हमने बहुत कुछ हासिल किया है, और पांडे जी, मैं कहना चाहता हूँ, इस राज्य को 4 जो है 5 नहीं, मैंने कहा ना कि जो बजट हमको मिलता है वो 4 जो अलग अलग वो हैं उसके माध्यम से मिलता है। एक बजट हमारा होता है जो राज्य का बजट होता है। आप 2019 और 20 के बजट को देखिए, जिस बजट को आप पूरा खर्च नहीं कर पाए। आप यही कमोबेश स्थिति आपकी 20 और 21 में रही, कमोबेश यही स्थिति आपकी 21 और 22 के बजट में रही। बाह्य सहायता योजनाएं हम के माध्यम, बाह्य सहायता के माध्यम से हमको बजट मिलता है, उसमें भी जो बजट हमको मिला उसको आप पूरा खर्च नहीं कर पाए। केंद्र से जो हमको बजट उपलब्ध होता है केंद्र पोषित योजनाओं के लिए, आप 3 वर्षों का मैं रिकॉर्ड अगर आप कहेंगे तो मैं आपको पूरे दस्तावेजों के आधार पर कह सकता हूँ, उसे भी आप पूरा खर्च नहीं कर पाए। नाबार्ड से आपको जो पैसा मिला उससे आप खर्च नहीं कर पाए, और अभी आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। आपने 65 करोड़ का जो बजट प्रस्तुत किया है, मैं कहना चाहता हूं कि 16.7%, 65,000 करोड़, मैं 65,000 करोड़ का तो बजट प्रस्तुत किया। उस 65,000 के बजट में जो हमारे निर्माण या विकास के लिए जो बजट है वो मात्र 16.7% है। बाकी तो जो कमिटेड एक्सपेंडिचर हैं उसमें खर्च हो रहा है। तो किस आधार पर सरकार कह रही है कि हमने नए नए जो है विकास के आयाम इस प्रदेश के अंदर स्थापित करने का काम किया है? अरविंद पांडे जी, आप देखिए, नहीं, आप जो राज्य का बजट है उसे खर्च नहीं कर पा रहे हैं,
बाह्य सहायता से जो बजट मिलता है उसको खर्च नहीं कर पा रहे हैं, नाबार्ड से जो पैसा मिलता है उसको आप खर्च नहीं कर पा रहे हैं, जवाब ले केंद्र लेते हैं। पोषित योजनाओं से के लिए जो पैसा मिलता है उसे आप खर्च नहीं कर पा रहे हैं, तो किस आधार पर आप कह रहे हैं? प्रीतम भाई, हमारे बड़े भाई साहब, व्यक्तिगत हम आपसे बहुत कुछ हम सीखते हैं। रही बात बजट खर्च करने की, तो अधिकांश साथी जितने बैठे हुए हैं सब लोग सुन रहे हैं। यह भाषा सिर्फ देखो विरोध के लिए विरोध है। रही बात बजट खर्च करने की, तो बहुत से आगे भी कॉन्क्लेव होंगे, हम आप मिलेंगे। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल एमएलए फंड का दूंगा। एमएलए फंड में हम लोग विधायक हैं, चिट्ठी लिखते हैं, पैसा पास होता है, टेंडर होता है, काम भी हो जाता है, लेकिन जब तक वो उसको ठेकेदार को भुगतान ना हो जाए तब तक बजट खर्च नहीं माना जाता है। ऐसे ही जो 4 प्रकार का बजट प्रदेश को मिलता है, हम ये तो नहीं बोलेंगे कि 100% हमने बजट का सदुपयोग किया, कुछ कमी कहीं छूट गई होगी, रहा होगा, लेकिन अधिकांश बजट को हमने जनता के हित में उसका प्रयोग किया है, धरातल पर लगाने का काम किया है। और कई चीज़ें अजीत भाई देखो इत्तेफाक से नहीं होती हैं। इस सरकार ने बहुत ईमानदारी के साथ अपना काम किया है। ये हमेशा होता है अरविंद पांडे जी, सत्ता पक्ष को लगता है कि बहुत अच्छा बजट पेश किया है, विपक्ष को लगता है कि बजट में बहुत सी खामियां हैं। मैं भी यही बोल रहा हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि मैं इनकी बात का जवाब दे दूं। हाँ, आप जवाब दीजिए, फिर मैं सवाल। आपने एक ऐसी बात उठाई, मैंने कहा ना, मैं जानता था कि अरविंद पांडे जी सरकार के परिप्रेक्ष्य में जब बोलेंगे तो निश्चित रूप से कहेंगे कि हमने प्रदेश का चहुमुखी विकास करने का काम किया। मैंने इसीलिए कहा कि आपकी जो स्थिति है, जो बजट हमको मिलता है, आपने 51,197 करोड़ का बजट जो है 2019 और 20 में प्रावधानित किया, और खर्च आपने पता कितना किया? 47,494 करोड़ रुपये। आपकी स्थिति 2020-21 में क्या थी? 57,000। मैं भी यही बोल रहा हूँ भाई साहब। मैं देखो जो खर्च हो गया है, आप देखो 4% बचा है, और वो वही है जो भुगतान नहीं हो पाया है, भुगतान नहीं हो पाया है, इतने का ही अंतर है। सिर्फ हमारे आपको देखो दोनों की भूमिका है, आप विपक्ष में हो, मैं सत्ता पक्ष में हूँ। रही बात आंकड़ों की, तो आंकड़ों में यही आएगी, जो 4% का अंतर है वो भुगतान ना हो पाने की वजह से है। लेकिन मेरा आप दोनों मैं पांडे जी से कहना चाहता हूँ, जब हम सरकार का 1 साल का बजट प्रस्तुत करते हैं तो उस बजट में जो हम प्रावधान करते हैं उसको हम 1 ही साल में खर्च कर सकते हैं। 19-20 का बजट आप जो सोचे कि 22-23 में खर्च करेंगे, ऐसा नहीं होता है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि 21 और 22 में 64,474 करोड़ का आपने बजट रखा। आप जानते हैं कितना खर्च कर पाए? आप खर्च कर पाए 42,538 करोड़। अब ऐसे बजट का आप जो है आकार बढ़ा दें, और आकार बढ़ाने के बाद अगर उसको आप खर्च ना कर पाएँ तो फिर क्या फ़ायदा है? ये आपने कहा कि ठेकेदार को भुगतान होना, ये सब जिम्मेदारी सरकार की होती है, और बजट जो आपने एक वित्तीय वर्ष के लिए रखा है, उस वित्तीय वर्ष में उसको आपको खर्च करना पड़ता है। आपने दूसरी बात कही कि साहब हम तो बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। पांडे जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, 2017 में जब आपकी सरकार बनी थी, सरकार बनने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा था, नारा बहुत अच्छा था कि भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस है, और हम 100 दिन के अंदर लोकायुक्त लाएंगे। पिछले 5 साल भी चले गए,
आपकी दोबारा सरकार भी बन गई, तो कितनी ईमानदारी से आप काम कर रहे हैं, क्यों लोकायुक्त से डर रहे हैं भाई? पांडे जी जवाब दीजिए। आप जानते हैं, नहीं सुन लीजिए, आप जानते हैं कि अगर लोकायुक्त आएगा उसकी जद में सरकार आएगी, इसलिए आप लोकायुक्त नहीं लाना चाहते। प्रीतम भाई, मैं सबसे पहले अपने मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि चाहे हमारे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह जी हो, चाहे तीरथ जी हो, चाहे पुष्कर सिंह धामी हो, किसी मुख्यमंत्री ने ये नहीं कहा कि प्रदेश को जिसको जितना लूटना है लूट लो, मैं अपनी आंखें मूंद लूंगा। किसी ने नहीं कहा। क्या ताली बजनी चाहिए भाई इस बात पे? किसी ने नहीं कहा। और जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, चाहे बड़े से बड़ा अधिकारी हो, चाहे छोटा हो, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, कोई करप्शन में शामिल है तो प्रीतम भाई जेल में डालने का काम किसी ने किया ना, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। कांग्रेस ने आज तक किसी अधिकारी को जेल में नहीं डाला। इसीलिए नहीं डाला कि बजट को ठिकाने लगाने के लिए जो लोग काम करते हैं ना, हो सकता है कि बजट को जल्दी ठिकाने लगा दिया जाता है। अरविंद पांडे जी, लेकिन हमारी सरकार ने, मैंने कहा ना, ईमानदारी से काम करती है। उसका प्रमाण यही है कि जो लोग भ्रष्टाचार में शामिल हैं। ये हमेशा ऐसा क्यों होता है कि सत्ता पक्ष को ऐसा नहीं, लगता है? हाँ, मैं आऊंगी, सिर्फ मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। देखो, जब सत्ता भी पक्ष भारतीय को जनता लगता है कि पार्टी की बहुत गवर्नमेंट आई ईमानदारी है, से काम हो रहा है, जो चाहे भ्रष्ट कांग्रेस सत्ता अधिकारी में हो या फिर उनको जेल में भाजपा डालने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट ने किया है। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई है, ये हमेशा परिपाटी रही है। ठीक है सर, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं लौटूंगी, मैं आपसे रिएक्शन भी लूंगी। अरविंद पांडे जी से एक बात कहना चाहता हूं, कहिए। क्योंकि अरविंद पांडे जी ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार आती है तो कांग्रेस भ्रष्टाचार करती है। पांडे जी, 2017 से 22 के बीच में किसकी सरकार थी? आपकी सरकार थी ना। अगर हमने भ्रष्टाचार किया था तो फिर भाई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? और आज भी आपकी सरकार है। सिर्फ भाई साहब, एनएच घोटाला आपके टाइम में हुआ, हमने उन लोगों को जेल में डालने का काम किया कि नहीं किया भाई? जिन लोगों ने एनएच घोटाला किया वो जेल में गए, हमारी गवर्नमेंट ने किया। आपके टाइम में घोटाला हुआ, लेकिन उन घोटालेबाजों तक पहुंचने का आपके अंदर सामर्थ्य नहीं था, इसलिए आज तक कोई जेल में नहीं गया। हमारी गवर्नमेंट बनी, तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बने, उन्होंने सब भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने का काम किया। भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने का काम किया। आप पिछली सरकार में मंत्री भी रहे अरविंद पांडे जी, अपने 5 काम बताइए खेल से जुड़े हुए, बताइए। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि 2017 से 2022 तक मुझको मंत्री बनने का मौका मिला। आप सब लोग जानते हो इस बात को कि 19 साल तक बीसीसीआई की मान्यता इस प्रदेश को नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि बीसीसीआई की मान्यता तो मिलनी चाहिए, लेकिन हमारी चहेती एसोसिएशन को मिलना चाहिए। तो चंद 3 या 4 एसोसिएशन के झगड़े में 20 साल तक क्रिकेट की मान्यता इस प्रदेश को नहीं मिली, जिसकी वजह से हजारों क्रिकेट के खिलाड़ियों को दिशाहीन होना पड़ा। वो अपने लक्ष्य से भटक गए, वो क्रिकेट के खिलाड़ी नहीं बन पाए। लेकिन आपके आशीर्वाद से जब मुझको प्रदेश का खेल मंत्री बनने का मौका मिला, तो हमने किस एसोसिएशन को मान्यता मिलनी चाहिए, किसको नहीं मिलनी चाहिए, इससे अलग हटकर इससे प्रदेश के बच्चों के हित में, क्रिकेट के खिलाड़ियों के हित में हम बीसीसीआई की मान्यता लेके आए। यही नहीं, हमने कोशिश की कि हरियाणा हुआ, केरल हुआ, गुजरात हुआ, यह प्रदेश खेल में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, उनसे सीख लेते हुए इससे प्रदेश की अच्छी खेल नीति बननी चाहिए। हमने ईमानदारी से कोशिश की कि 8 साल से लेकर 14 साल के बच्चे को प्रत्येक जिले के अंदर 200 बालक 200 बालिकाओं का चयन किया जाएगा। उन बच्चों को एक जिले में 400 बच्चों का सिलेक्शन किया जाएगा, बेटों बेटियों का। उनको 2-2 हज़ार रुपये महीने की स्कॉलरशिप दी जाएगी ताकि वो खेल में आगे बढ़ें। छोटी मोटी उनको आवश्यकता पड़े तो वह किसी के आगे हाथ ना फैला पाएँ, ऐसी हमने खेल नीति बनाने की कोशिश की। और यही नहीं, जब बच्चा नेशनल मेडल जीते, मान्यता प्राप्त संघों की चैंपियनशिप हो, उसमें बच्चे मेडल जीते, यूनिवर्सिटी के गेम हो,
उनमें बच्चा मेडल जीते तो उन बच्चों को सरकारी सेवा में जाने का मौका मिलना चाहिए। हमने 2000 ग्रेड पे की, हमने नौकरी देने का भी काम किया, हमने ऐसी खेल नीति बनाई। यही 14 साल से लेकर 23 साल इस एज ग्रुप के बच्चे, प्रत्येक जिले के अंदर 150 बालक 150 बालिकाओं का चयन करने के लिए खेल नीति में प्राविधान किया और इनको भी 2000 रुपये प्रति माह इनको स्कॉलरशिप दी जाए, ऐसी व्यवस्था की गई। ये हमारी गवर्नमेंट ने किया। और जो कॉमनवेल्थ गेम में जाएंगे, ओलंपिक में जाएंगे, इनके मेडल के अनुसार इनको सरकारी नौकरी दी जाएगी। ऐसी हमने खेल नीति बनाने का समझिए, काम आप सहमत हैं? देखिए, मैं पहली बात तो एक बात जवाब दे दूं, क्योंकि भ्रष्टाचार पर सम्मानित साथी अरविंद पांडे जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कहने का काम किया है। भाई, अगर आप भ्रष्टाचार से लड़ना चाहते हो पांडे जी, तो लोकायुक्त तो लाने से क्यों डर रहे हो? आप लाए थे, कांग्रेस विपक्ष में थी, देश के संसदीय इतिहास में ये पहली घटना है कि सत्ता पक्ष के संसदीय कार्य मंत्री उठ करके ये कहते हैं। मैंने अब बात पूरी मैंने समर्थन कर ली। मैं पूरी बात पूरी समर्थन नहीं है, बात सुन लीजिए, आप बात पूरी सुन लीजिए, आप जवाब दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बात पूरी सुनिए। मैंने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री उठ करके कहते हैं कि इसे प्रवर समिति को भेजा जाए। कांग्रेस कहती है कि जिस तरीके से भी आप लोकायुक्त लाए हैं, हम इसे पारित करने के लिए तैयार हैं। तो क्यों कदम खींचे आपने? मैं प्रीतम भाई, मैं अब आपकी खेल नीति पे भी आता हूँ, आपकी खेल नीति पे भी इसका जवाब दे दूं। 1 सेकंड, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपको लोकायुक्त पर टिप्पणी करने का अवसर हम नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे क्योंकि देश के अंदर राम जन्मभूमि का मंदिर नहीं बनेगा। और आपकी पार्टी हमेशा मजाक बनाती थी, मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। मंदिर बनाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटेगी, आप लोग टिप्पणी करते थे और आपकी पार्टी जाके वहाँ बोलती थी कि हम सत्ता में आएंगे तो धारा 370 को हम हटा देंगे, हम नहीं लगने देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का काम भी किया। हमारी मुस्लिम महिलाओं को, बेटियों को न्याय दिलाने के लिए 3 तलाक कानून लाया गया। आपकी पार्टी ने जाके शाहीन बाग में आंदोलन किया कि यह खत्म होना चाहिए। लेकिन 3 तलाक कानून के बाद भी आप बताइए ना, कितने ऐसे मामले हैं जो अभी भी सामने आते हैं? 3 तलाक की कितनी कार्रवाई हो जाती है? लोकायुक्त भी बहुत जल्दी आएगा, लेकिन लोकायुक्त के प्रतीक्षा में भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं होने दिया जाएगा। ये हमारी गवर्नमेंट की संकल्पबद्धता है। किसी कीमत पे भ्रष्टाचारी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। प्रीतम जी, मेरा एक सवाल है, चूंकि आप दोनों ही लोग बहुत अनुभवी हैं, एक बहुत संवेदनशील अनुभव की बात नहीं है जी। अब ये तो नहीं, मेरा एक दूसरा विषय, पूरे जो है देश की बात इन्होंने रख दी सामने। अब जब देश की बात हो तो हम ना कहें, हम चुप रहे? बताओ ना पांडे जी, 2014 में ये किसने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे? आए अच्छे दिन? काला धन आएगा, सुन लीजिए, आपकी बात मैंने पूरी सुनी। हम काला धन आएगा, आया काला धन। प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपया जमा होगा, हुआ जमा। देश के 2 करोड़ नौजवान साथियों को 1 साल में रोजगार देंगे। आपने रोजगार दिया? आपने हमेशा जब चुनाव इस देश के अंदर हुई, समाज को बांटने का काम किया है और समाज को बांट करके आपने जीत हासिल की, वोट हासिल की। लेकिन ये पांडे जी बहुत दिनों तक चलने वाला खेल नहीं है। आपने जो वादे किए हैं, उन वादों का क्या होगा? आज आप कह रहे हैं कि साहब अग्निपथ, क्या अग्निपथ? जिस कोरोना ने इस देश के लगभग 14 से 20 हजार करोड़, बीच में जवाब दे दूं, ज्यादा विषय हो जाएगा, फिर मैं जवाब देने नहीं पाऊंगा तो फिर दिक्कत आएगी। देखो पैसे ज्यादा हो जाएंगे ना आपके भाई साहब। 14 से 20 करोड़ लोगों का जो है रोजगार समाप्त हो गया। इसके बाद बोल लेना। आज आप जो है अग्निपथ के माध्यम से प्रथम चरण में 46,000 लोगों को रोजगार दे करके इतिश्री करना चाहते हैं। 56,000 स्टेशन हो चुका है। और 56,000 का स्टेशन हो चुका है। नहीं, वायुसेना में नहीं, वायुसेना में देश के नौजवानों ने जवाब दे दिया। प्रीतम भाई, एक बात देश के नौजवानों ने जवाब दे दिया।
सिर्फ वायुसेना में 56,000 बच्चों ने आवेदन कर दिया है। अरे, आप कहाँ घूम गए प्रीतम ये- भाई? एक बहुत बात- पीछे है, अरे सुन- बहुत मामला पीछे है अरे भाई। सुन तो लो देश भैया। के नौजवान अरे जवाब दे रहे हैं। पांडे जी, आप जी। मंत्री रहे, इतने ज्ञानवान साहब, हैं, मैं और एक आप सेकंड- कह रहे हैं कि मैं आपको एक क्या- सेकंड नहीं, बात सुन तो लो, कितने लोगों ने अप्लाई कर दिया? अरे भाई वैकेंसी कितनी है ये तो बता दो। वैकेंसी तो 46,000 है ना, या आप जितने लोग अप्लाई कर रहे हैं सबको आप जो है रखने, अब तो थोड़ा जरा, मैं वही कह रहा हूँ, आज आप निकाल दीजिए उत्तराखंड में वैकेंसीज डिक्लेयर कर दीजिए। आपने कहा कि हम 1000 वैकेंसी डिक्लेयर कर रहे हैं, और अगर उसमें 1 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया तो आप अपनी पीठ थपथपाएंगे कि हमने देखो 1 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया। मैं उत्तराखंड नौकरी तो 1000 को मिलेगी ना। जो नियुक्ति अरे है, मैं इसमें भी आऊंगा। बेरोजगारी की दर में प्रीतम भाई, उत्तराखंड पहले नंबर पर बिल्कुल। खड़ा है, पहले पायदान पर खड़ा है। इस समस्या मैं का आपको भाई समाधान साहब, कीजिए। मैं एक बात कहूं, जो आपने बोला आपने कि देश के नौजवानों को, जनता को ठगने का काम किया कि अच्छे दिन कब आएंगे। भाइयों बहनों, इस देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी बोलते थे कि मैं दिल्ली से गांव के विकास के लिए 1 रुपया भेजता हूं, लेकिन अफसोस की बात है कि 15 ही पैसा पहुंचता है, 85 दलाल खा जाते हैं। उस बुरे दिन को बदलने का काम किसी ने किया है ना, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, हमारी सरकार ने किया है भाई। रही बात लोगों के खाते में, हमारी माताओं बहनों के खाते में 120 रुपये पेंशन आती थी, लेकिन कभी भी खाता धारकों तक विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, जो असली लाभार्थी हैं उनके पास तक पैसे नहीं पहुंच पाते थे। आज देश के प्रधानमंत्री ने तय किया कि अगर जो किसी गरीब माँ बहन बेटी के खाते में, अगर जो कोविड काल में ठीक है। किसी की सहायता के लिए, नहीं सर, ठीक है, नहीं ठीक है, समय नहीं की बहन जी। कमी ना है ना, मुझे मेरे जवाब पास। तो देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।